तो स्टूडेंट्स क्वेश्चन की तरफ जाने से पहले ये छोटा सा एक कंसेप्चुअल वीडियो है जो हर एक यानी कि जो वेव फॉर्म वाली वीडियो होगी उसके फर्स्ट में लगी होगी। इसमें आपको छोटे छोटे कंसेप्ट दे देता हूँ जो मतलब के बाद में मुझे रिपीट ना करने पड़े। आपको बच्चों कोई भी ऐसी वेव फॉर्म दे दी जाती है और एक तरफ इंडक्टर है, एक तरफ आप कैपेसिटर है। कैपेसिटर के केस में हमें वोल्टेज की वेव फॉर्म दी जाती है, ठीक है। अब ये वोल्टेज की वेव फॉर्म भी हो सकती है, करंट की वेव फॉर्म भी हो सकती है, ठीक है। ये वेव फॉर्म किसी भी चीज़ की हो सकती है अकॉर्डिंग टू कंडीशन। अगर वो हमें कहता है कि आपके पास ये वोल्टेज वेव फॉर्म गिवन है, आप क्या करें, मुझे कैपेसिटर के क्रॉस उसकी करंट वेव फॉर्म ड्रा करके दें, ठीक है जी। अभी तो ऐसे ही केसेस चल रहे हैं। अगर मतलब चलें पहले इसी की बात करते हैं। तो उसके लिए आपको क्या चाहिए होता है, आपको देखें ये कैपेसिटर की करंट का फार्मूला होता है। आपको सबसे पहले ना हर टाइम के ऊपर अपनी मतलब के वैल्यू चाहिए होगी। अब इसमें देखें हर टाइम से मुराद ये है कि यानी कि जो चेंज आ रहा है, जहां तक चेंज आता है वो एक टाइम बनता है। अब देखें यहाँ पे एक ये वेव फॉर्म ड्रा है पूरी की पूरी, ये जीरो से लेकर तकरीबन देखें 30 सेकंड तक एक वेव फॉर्म का चेंज आया। यानी कि मेरे कैपेसिटर के अंदर एक मतलब वोल्टेज जो थे स्टोर हो रहे थे, क्योंकि कैपेसिटर के अंदर वोल्टेज जो है वो एकदम से स्टोर नहीं होते। हमारा जो कैपेसिटर है वो आराम आराम से चार्ज होता है। इसी तरह से इंडक्टर जो है वो एकदम से करंट की मदद से मैग्नीट्यूड मतलब को मैग्नेटिक फील्ड जनरेट नहीं करता, ठीक है। वो क्या करता है, थोड़ा टाइम लेता है अपने अंदर मैग्नेटिक फील्ड्स की मदद से वोल्टेज स्टोर करने में, ठीक है। वो भी एक आसानी यानी पूरा एक क्या लें, जब वो आएगा तो आपको समझाऊंगा, आपको समझ आ जाएगी। तो वो मैं आपको अभी समझाता हूँ। देखें अब पहले एक कैपेसिटर की बात कर रहा हूँ कि ये एक वोल्टेज की वेव फॉर्म है, ये कंसिडर कीजिए, ठीक है। हमें वोल्टेज की वेव फॉर्म दे दी गई है और वो कह रहा है कैपेसिटर की वेव फॉर्म ड्रा करके दो। ये वोल्टेज की वेव फॉर्म है जो टाइम पे डिपेंड कर रही है। टाइम पे भी आपने ध्यान रखना है हमेशा, टाइम ये मिली सेकंड में दिया गया सारा, वो ये मिसाल के तौर पे। तो ये मेरे पास यहाँ पे देखें, अब मैं यहाँ से लेके यहाँ पहले मैं डेरिवेटिव फाइंड आउट करूंगा इस फार्मूले के लिए, ठीक है। यानी कि मैं डेरिवेटिव फाइंड आउट कर लूंगा हर टाइम पे, यानी जहाँ जहाँ पे चेंज आया। तो इस तरह से आपने हर टाइम पे एक डेरिवेटिव फाइंड आउट करना और साथ में टाइम मेंशन भी करना, कहाँ से लेके कहाँ तक की वैल्यू फाइंड आउट कर रहा है। मैं पहले देखें ये यहाँ से लेके यहाँ तक चेंज आया तो मैं इन दो पॉइंट्स के दरमियान में डेरिवेटिव निकालूंगा, क्योंकि ये एक चेंज है तो चेंज इन दो पॉइंट्स के दरमियान ही निकाला जा सकता है। तो मेरा जो फर्स्ट पॉइंट है यहाँ पे देखें, आपने एक्स और वाई की दोनों की वैल्यू देख लेनी है। यहाँ पे एक्स भी जीरो है और वाई भी जीरो है, ठीक है जी। और इस पॉइंट के ऊपर भी यही काम करना है। यहाँ पे मेरे पास एक्स जो है वो 30 है और जो y है वो 5 है, ठीक है। अब ये आपका इनिशियल पॉइंट अभी के लिए और ये फाइनल पॉइंट है, तो लिहाजा ये मेरे लिए x1 है, ये y1 है और ये x2 है और ये y2 है। जब वेव्स की फॉर्म में होते हैं ना तो हमें डेरिवेटिव निकालने के लिए बच्चों स्लोप का फार्मूला इस्तेमाल करना पड़ता है, m इज इक्वल टू y2 माइनस y1। तो ये फार्मूला यहाँ पे अडॉप्ट हो रहा है असल में, और बटे में होता है x2 माइनस x1, ये फार्मूला होता है। अब देखें फार्मूला अगर मैं लगाता हूँ y2 माइनस y1 तो क्या होगा, 5 माइनस 0 डिवाइडेड बाय x2 माइनस x1 करने से क्या होगा, x2 माइनस x1 यानी कि मेरे पास आ जाएगा 30 माइनस 0। और आपको पता है ये मिली में है टाइम, तो लिहाजा बटे में ऐसे मिली भी आ जाएगा। तो 5 एक बार 5 6 बार 30, 1/6 और मिली ऊपर जाके किलो बन जाएगा। तो 1/6 और मिली जब ऊपर जाके किलो बनेगा तो 1000 ऊपर है और बटे में 6, इसको फाइंड आउट कर लें, यानी जो भी आता है कैलकुलेटर पे ये आपका आ गया 1000/6। इसके साथ आपने टाइम भी मेंशन करना है, कहाँ से आपने स्टार्ट किया, यानी एक दफ़ा आपको बता देता हूँ, बाद में आपने फिर कंडीशन पे आते हैं, फिर उस पर बात करते हैं। तो ये 30 मिली सेकेंड तक का हमने अब यानी फाइंड आउट किया। अब देखें बच्चों मसला क्या है, इसके बाद अब असल कंडीशन आती है। असल कंडीशन ये है यहां से लेके यहां तक फिर से चेंज आया। अब देखें ये एकदम से 30 से लेकर 70 पे हम चले गए हैं, यानी कि 30 मिली सेकंड से 70 मिली सेकंड तक के टाइम पे चले गए हैं। तो कुछ बच्चे क्या करते हैं, यहां तक का पहले चेंज निकालते हैं, फिर इसी पॉइंट को लेके यहां तक का चेंज निकालते हैं। इससे बेटर ये डायरेक्ट यहां से लेके यहां तक का चेंज निकाले जहां पे चेंज आया। तो इन दो पॉइंट्स जब आप चेंज निकालेंगे वहां पे तो आपने पहले से पॉइंट रख लिए हुए हैं। यहां पे जब मैं पॉइंट लूंगा तो क्या है, 70 वैल्यू है मेरे अपने मतलब कि उसकी, ये -10 ना सॉरी 70 वैल्यू है मेरे पास उसकी, यार क्या कहते हैं x की, और y की वैल्यू है -10, ठीक है। क्योंकि माइनस एक्सिस है तो ये माइनस में ही होनी है। तो ये हमारा x2 अब बन गया, ये y2 बन गया, क्योंकि ये फाइनल पॉइंट अब और वो इनिशियल पॉइंट हो गया, तो लिहाजा ये x1 और y1 बन जाएगा, ठीक है। ये चक्कर है। इस पर भी आप इसी तरह से ये सेम फार्मूला लगा के यहाँ पे जो भी वैल्यूज जस्ट लाइक क्या है 1000 आ जाती है, वो आप मेंशन करके साथ में टाइम मेंशन कर देंगे, यानी कि हमने 30 से लेकर 70 मिली सेकंड तक की वैल्यू निकाली है। अब कुछ कंडीशंस ऐसी भी होंगी आपकी वेव फॉर्म में, यानी कि कांस्टेंट वैल्यू आ रही होगी, उसका कोई भी आपको यानी फाइंड आउट करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि कांस्टेंट वैल्यू का डेरिवेटिव हमेशा
हमेशा जीरो होता है, वहां पे आप जीरो लिखें, टाइम मेंशन कर दे कहाँ तक कांस्टेंट रही है। फिर ये वाली वैल्यू, इसका भी आप ऐसे निकालेंगे, ये इनिशियल पॉइंट होगा, वो फाइनल पॉइंट होगा, वही यानी सारा फार्मूला लगेगा। ये चीज मैं आपको समझाना चाहता था। और ये निकालने के बाद आप क्या करेंगे, करंट की वेव फॉर्म निकालने के लिए जस्ट आप क्या करेंगे, आई ऑफ टी इज इक्वल टू, यानी इन जो जो वैल्यूज आई होगी उनके साथ जस्ट आपको कैपेसिटेंस को जरब देना होगा। इंडक्टर के केस में भी यही सारा सीन चलेगा। यहां पे जस्ट आपके पास क्या आ जाएगा, वोल्टेज की जगह आई आ जाएगा, ठीक है। और ये समझे थोड़ी देर के लिए, ये करंट की वेव फॉर्म है, फार्मूला सारा यही होगा, सब कुछ यही होगा। लेकिन ये डी आई और डी टी जब आप फाइंड आउट करेंगे, फिर बाद में आप वोल्टेज के लिए इस तरह से फार्मूला लगाएंगे, वोल्टेज इज इक्वल टू, यानी आपके पास आ जाएगा इंडक्टेंस इनटू डेरिवेटिव ऑफ करंट अकॉर्डिंग टू टाइम। यानी इन तमाम वैल्यूज को आप इंडक्टर की इंडक्टेंस के साथ जरब देके अपनी वेव फॉर्म हासिल कर लेंगे। चलिए आए आप क्वेश्चन की तरफ चलते। तो स्टूडेंट्स, ये वो हमारी प्रॉब्लम है जिसके लिए वो मैं आपको सारा डाटा बता रहा था। इंडक्टर वाला केस है हमारा, ठीक है। तो वो कह रहा था करंट इन 50 मिली हेनरी इंडक्टर, यानी कि इंडक्टेंस इसकी 50 मिली हेनरी है। वो कह रहा है इस शोन इन फिगर, यानी कि उसकी जो करंट वेव फॉर्म है वो आपको फिगर के अंदर दिखाई दे रही है। ये देखिए करंट वेव फॉर्म है बच्चों, देखो करंट भी मिली एम्पेयर में है, टाइम भी मिली सेकंड में है, ठीक है, यानी कि दोनों मिली में है। तो इसका मतलब जो स्लोप का फार्मूला इनके ऊपर अप्लाई होगा, हमने आपको बताया वोल्टेज फाइंड आउट करने, तो वोल्टेज का फार्मूला तो आप देख ही चुके हैं, ठीक है। यानी कि वोल्टेज का क्या फार्मूला था, इंडक्टेंस यानी एल इंटू डेरिवेटिव ऑफ करंट विद रिस्पेक्ट टू टाइम। तो डेरिवेटिव ऑफ करंट विद रिस्पेक्ट टू टाइम निकालने के लिए हमें यानी स्लोप का फार्मूला इस्तेमाल करना होता है y2 - 1, जिसका फार्मूला अभी मैंने आपको बताया, और x2 - x1 मैंने एक दफ़ा यहाँ पे भी मेंशन कर दिया आपकी आसानी के लिए, ठीक है। अब देखें y एक्सिस भी मिली में है, x एक्सिस भी मिली में है, यहाँ पे ऊपर भी मिली आएगा, नीचे भी मिली आएगा, तो मिली मिली से कट जाएगा। यानी आपको अब मिली के ऊपर ध्यान देने की ज़रूरत नहीं है। कभी कभार ऐसा भी होता है कि आपका एक एक्सिस अम्पेयर में सिंपल यानी यूनिट में होता है, दूसरा मिली में होता है, जिसकी वजह से आपकी वैल्यू बढ़ जाती होती है। तो आपने इन चीज़ों पर गौर करना होता है शुरू में, ठीक है। अब हम आते हैं अपने फार्मूले पे। तो इसका मतलब मुझे इसके वोल्टेज फाइंड आउट करने हैं। तो वोल्टेज पहले मैं फाइंड आउट कर लूँगा। तो फार्मूला आप जानते हैं, इंडक्टेंस इनटू डेरिवेटिव ऑफ करंट विद रिस्पेक्ट टू टाइम होता है। तो डेरिवेटिव मुझे इस स्लोप के फार्मूले से हर एक पॉइंट के फाइंड आउट होंगे। तो चलें स्टार्ट करते हैं डाटे को। सबसे पहले हमारे पास देखें, ये 0 से लेकर 20 के बीच में एक चेंज आया, ये एक स्लोप ड्रा हुई है। यहाँ पे ये मेरा इनिशियल पॉइंट है, यहाँ से मैंने चलना स्टार्ट किया था, और ये मेरा फाइनल पॉइंट बना, यानी फर्स्ट स्लोप के अकॉर्डिंग। तो यहाँ पे जो इसका इनिशियल पॉइंट है, यहाँ पे x की वैल्यू भी 0 है, y की वैल्यू भी 0 है। और ये जो फाइनल पॉइंट है, यहाँ पे x की वैल्यू मेरे पास 20 है और y की वैल्यू -20 है। तो ये बच्चों मेरा x1 और y1 है अभी के लिए, ठीक है, इस पॉइंट के लिए। और ये मेरा x2 और y2 है। तो आपको पता है फार्मूले के अकॉर्डिंग इंडक्टेंस के साथ मुझे ज़रब देनी होगी डेरिवेटिव को, उसके लिए यानी ये फार्मूला अप्लाई करना होगा। तो देखें ये मेरा x2 और y2 है, वो x1 और y1 है। तो फार्मूले के अकॉर्डिंग y2 - 1 y1 यानी कि -20 - 0 आ जाएगा, -20 - 0 y2 - y1 हो गया, डिवाइडेड बाय x2 - x1। x2 ये है और वो x1 है, 20 - 0 आ जाएगा। तो ये देखें क्या आ रहा है, 20 से कट जाएगा सिंपल, यानी 20/20 आ रहा था, तो -1 आ रहा है, -1 मल्टीप्लाई विद -1। तो ये आ रहा है 50 मिली, जिसको अगर आप मिली को ख़त्म करना चाहो, मिली असल में 10⁻³ होता है। इसको आप कैलकुलेटर पे चेक कर सकते हो, ये आपके पास आ जाएगा 0.05 वोल्ट, ठीक है जी। ये आपके पास इतने वोल्टेज आ रहे हैं, कितने टाइम इंटरवल में, 0 से लेके 0 मिली सेकेंड से लेके 20 मिली सेकेंड तक के टाइम इंटरवल में आपके पास ये वोल्टेज स्टोर थे आपके इंडक्टर के अंदर, ठीक है। अब 20 से 40 तक का चेंज आया, देखें 20 से 40 के बीच में एक चेंज आया, वेव फॉर्म ड्रा हुई है। ये अब हमारा इनिशियल पॉइंट होगा, क्योंकि यहाँ से हमने चलना स्टार्ट किया और यहाँ पे आके रुक गए, ये फाइनल पॉइंट। यहाँ पे देखें x की वैल्यू कितनी है 40, और y की वैल्यू हमारे पास 10 है, ठीक है, ये y की वैल्यू। तो ये x2 और y2 है अब, और वो x1 और y1 है। तो y2 - y1 यानी कि 10, ये देखें 10 माइनस y2 माइनस y1 -20 है, तो -20 ऐसे बीच में आएगा, और x2 - x1 40 - 20 हो जाएगा बटे में, क्योंकि x2 40 है और x1 जो है वो 20 है इस पॉइंट के लिए। तो ये देखो बच्चों, ये प्लस का साइन हो जाएगा, 10 + 20 30 हो जाएगा, और बटे में मेरे पास बन रहा है 20, हाँ जी 20, 30/20 यानी कि 3/2 1.5 इसका आंसर आ रहा है। तो यानी 50 मिली के साथ इस पॉइंट पे हमारे पास ज़रब होगी 1.5 की। तो ये करके देखते हैं कितना बनता है, 50 × 1.5। तो ये बच्चों 75 आता है। 75 को अगर आप ज़रब देते हैं अपने मिली के साथ, तो आपके पास आंसर आ जाएगा कितना, 0.75 या 0.075। एक मिनट में चेक कर ले, तो मल्टीप्लाई बाय 10⁻³ मिली के साथ ज़रब दे रहा हूँ यानी इसको। तो ये देखें ये आंसर आ रहा है आपके सामने 0.075।
ठीक है बच्चों। अब ये टाइम इंटरवल भी मैं मेंशन कर देता हूँ। 20 मिली सेकेंड से लेकर ये मेरा टाइम इंटरवल था 40 मिली सेकेंड तक का। अब नेक्स्ट देखें 40 से लेकर 60 तक मेरी वैल्यू कांस्टेंट रही है, तो यानी इसमें हमारे पास आंसर जीरो आएगा, क्योंकि एक कांस्टेंट का आंसर हमेशा बच्चों जीरो होता है जब कांस्टेंट वेवफॉर्म होती है। आप चेक कर सकते हैं यहाँ पे क्या होगा, असल में वाई की वैल्यू बच्चों सेम रहेगी। अगर आप इन दो पॉइंट्स को देखें, ये इनिशियल पॉइंट बनेगा, ये फाइनल। एक दफ़ा मैं बता भी रहा हूँ इस क्वेश्चन में आज ये कांस्टेंट की क्यों आंसर जीरो आता है। ये मेरा देखें फाइनल पॉइंट बनेगा। फाइनल पॉइंट का अगर मैं देखें वैल्यू लेता हूँ तो मेरे पास यहाँ पे एक्स की वैल्यू 60 है, वाई की वैल्यू मेरे पास 10 है। तो यहाँ पे ये मेरा x2 और y2 होगा अगर मैं इसको यानी कंसिडर करूँ इस वेव फॉर्म को इस टाइम के लिए, यानी कि 40 से लेकर 60 मिली सेकेंड तक के बीच में। तो ये मेरे पास क्या आएगा, y2 माइनस y1 यानी कि 10 माइनस 10 ओवर 60 माइनस 40 आएगा, यानी कि 10 माइनस 10 जीरो ही आ जाएगा। तो ये चक्कर है, यानी इसका आंसर इसलिए जीरो आता है हमेशा। और आगे लास्ट पॉइंट आने वाला है 60 से 70 मिली सेकेंड तक के बीच में। तो देखें बच्चों 60 और 70 के बीच में, अब ये मेरा इनिशियल पॉइंट है और ये मेरा फाइनल पॉइंट होगा। यहाँ पे मेरे पास x की वैल्यू 70 हो चुकी है, y की वैल्यू 0 हो चुकी है। तो अगर मैं इसके लिए निकालता हूँ तो देखें y2 माइनस y1, अब ये x2 और y2 है और वो x1 और y1 हो चुके हैं। तो 0 माइनस 10 आएगा ऊपर और बटे में आएगा x2 माइनस x1 यानी कि 70 माइनस 60, यानी आएगा माइनस 10 ओवर 10 यानी -1 आएगा। तो 50 मिली के साथ अगर -1 को ज़रब देते हैं तो आपने आगे भी देख चुके हैं आप क्या आंसर मिलता है। ये आपको आंसर देगा। ये बच्चों आगे गलती हो गया, शुक्र है अभी पता लग गया यार, नहीं तो प्रॉब्लम हो जाना था। -0.05 वोल्ट आता है उसका आंसर, -1 जो है। तो ये भी आएगा -0.05 वोल्ट। माजरत के साथ शुक्र है पता चल गया इस चीज़ का, नहीं तो कसम से यार गलती हो जानी थी वेव फॉर्म ड्रा करते हुए। अब सारा डाटा आ गया, इसकी वेव फॉर्म हम ड्रा करेंगे एक दूसरे रजिस्टर पे यहाँ पे, ठीक है। एक कई वेव फॉर्म्स आगे मैं ड्रा कर चुका हूँ। सबसे पहले आपने क्या करना है बच्चों, वाई एक्सिस पे आपने ले लेना है वोल्टेज इन वोल्ट, वोल्टेज की वेव फॉर्म ही है। और एक्स एक्सिस आपने खींच लेना है, टाइम था आपका मिली सेकेंड के बीच में, और वोल्टेज आपने वोल्ट में रखे हैं अपने डाटा के अंदर। डैट्स वाई वोल्टेज को वोल्ट का यूनिट ऊपर मेंशन किया। टाइम आपका देखें 20 के सीक्वेंस के साथ जा रहा है और 70 पे स्टॉप हो रहा है। 80 आप चाहे लिख भी लें तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता। 0 फिर 20 आया, फिर हमारे पास 40 आया, फिर 60 आया और देन 70 आया। हम यहीं पर स्टॉप करते हैं, हमें 80 लिखने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है बच्चों। अब 0 से 20 के बीच में हमारे पास कितना ये वैल्यू भी सॉरी मेंशन करनी होगी। 0.075 पॉजिटिव में रही है और -0.05 भी आती रही है। तो ये यहाँ पे मैं ले लेता हूँ 0.075 वैल्यू, ठीक है बच्चों, और यहाँ पे नीचे ले लेता हूँ -0.05। ओके हो गया। 0 से 20 में आप देख सकते हैं हमारे पास वैल्यू था -0.05। अब ये वेव फॉर्म स्क्वायर वेव फॉर्म बच्चों ड्रा होंगी, इतना याद रखिएगा। हमेशा जब आप ट्रायंगुलर को सॉल्व करते हैं तो आपको स्क्वायर वेव फॉर्म मिलता है, ठीक है। तो ये आपके पास आपने जैसा कि देखा 0 से 20 मिली सेकेंड के बीच में हमारे पास इतना वोल्टेज स्टोर था अपने इंडक्टर के अंदर, -0.05 यानी कि नेगेटिव इम्पैक्ट था। आगे 20 से 40 के बीच में क्या चक्कर है, 20 से 40 के बीच में 0.075 स्टोर हो गए। 20 से 40 ही है ना, हाँ जी 20 से 40 वो देखें 0.075। तो ये आ गए ऐसे, ठीक है। आप 40 से 60 के बीच में आप देख सकते हैं 0, और लास्ट में जाके 60 से 70 के बीच में हमारे पास -0.0705 वोल्ट फिर से स्टोर हो गए थे। तो ये फिर से नेगेटिव इम्पैक्ट देगा, वो आपने खाली जगह छोड़ देनी है जहाँ पे 0 है। तो ये आपने वेव फॉर्म ड्रा कर दिया, आपका क्वेश्चन डन होता है। मुझे उम्मीद आपको समझ आ गई होगी। खुदा हाफिज़।